जैसे किसी ने सीने में खंजर घोंप दिया हो। लियू रुयान हमेशा मेरा कितना ख्याल रखती थी, कितनी केयरिंग थी, और ऊपर से मुझ पर दिल खोलकर पैसे भी खर्च करती थी। ऐसे में उससे अचानक ब्रेकअप करना बहुत गलत होता, पर अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो आखिर कब तक इस सच को छुपा पाऊंगा। मैं जितना इस बारे में सोच रहा था उतना ही डक्सी हो रहा था। मेरा गला भर आया और आंख से 2 गर्म आंसू टपक गए। तभी मेरा रूममेट ठीक मेरे पीछे से गुजरा और मुझे रोता देख चौंक गया। लिनफैन, क्या हुआ भाई तेरे को? मैंने जब उसकी तरफ देखा तो आंसुओं की वजह से मुझे सब धुंधला दिख रहा था। मेरे रूममेट ने सीरियस होकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, कौन तंग कर रहा है भाई तेरे को? मुझसे रहा नहीं गया और मैं सिसकते हुए बोला, भाई जू, अगर तुझे पता चले कि जिससे तू ऑनलाइन डेटिंग कर रहा है असल जिंदगी में उसके साथ होना नामुमकिन है तो तू क्या करेगा? उसने राहत की सांस ली और बोला, बस इतनी सी बात, तो भाई ब्रेकअप कर ले। सिर्फ एक लड़की ही तो है और जैसा तू दिखता है तुझे कोई भी मिल जाएगी। पर फिर उसे कुछ याद आया और उसने अपना टोन बदलते हुए पूछा, वैसे क्या उसने कभी तुझ पर पैसे खर्च किए हैं? मैंने सुना है कि कुछ लोग ब्रेकअप के बाद अपने दिए हुए पैसे वापस मांगने लगते हैं। मैंने इस बात पर गौर किया। लियू रुयान ने वाकई मुझ पर काफी पैसे उड़ाए थे, पर भले ही मैं उसके सारे पैसे एक्सेप्ट न करूं, मुझे नहीं लगता था कि वो वैसी घटिया सोच वाली लड़की है। मुझे सोच में पड़ा देख मेरे दोस्त ने फिर से कंधा थपथपाया और बोला, अरे पैसों की टेंशन मत ले, बस जब ब्रेकअप करे तो उसके साथ ज्यादा रूखा बर्ताव मत करना। अपने रूममेट की बात सुनकर मैंने खुद को समझाया कि मुझे उसके साथ ज्यादा कड़वा नहीं होना है। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए मैंने खुद को मजबूत किया और उसे एक मैसेज भेजा, बाबू, अगर किसी दिन हमारा ब्रेकअप हो गया तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? मैं ये भेज ही रहा था कि तभी लियू रुयान का मैसेज आ गया, क्या आज तुम्हें मेरी हॉट फोटोज देखनी है? मुझे लगा कल रात जो मैंने फोटोज भेजी थी वो तुम्हें बहुत पसंद आई थी। मैंने भारी मन से रिप्लाई किया, दीदी अब फोटोज मत भेजा करो, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। उसने तुरंत एक सवालिया निशान वाला इमोजी भेजा और लिखा, पर कल रात तो तुम बहुत खुश थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और लिखा, वो पुरानी बातें थीं, अब मैं बदल गया हूँ दीदी। लियू रुयान ने एक रोने वाला इमोजी भेजा और उसके बाद काफी देर तक उसका कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने अपनी सेकेंडरी आईडी चेक की तो देखा कि लियू रुयान उम्मीद के मुताबिक वहीं पहुंची हुई थी और उसने लिखा था, क्लासमेट ह्यानचेन, क्या तुम अपने भाई से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ सकते हो? तुम्हारा भाई आज बहुत खराब मूड में है। मैंने सोचा, गर्लफ्रेंड? क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ भाई, खुद पूछ लो तो पता चल जाएगा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपनी सेकेंडरी आईडी से अपनी मेन आईडी पर मैसेज किया और नाटक रचते हुए पूछा, भाई क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? फिर मेन आईडी से रिप्लाई किया, नहीं भाई, सच में नहीं है। तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुझे सच में कोई नहीं दिखती क्या? इसके बाद मैंने सेकेंडरी आईडी से रुयान को बताया, प्रोफेसर लियू, वो कह रहा है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर रुयान काफी देर तक शांत रही, पता नहीं वो क्या सोच रही थी। बहुत देर बाद मुझे मेरी मेन आईडी पर उसका एक मैसेज मिला, बाबू, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं रही ना? ये पढ़ते ही मेरे दिल में एक पल के लिए तेज दर्द हुआ, पर वो जल्दी ही गायब हो गया। मैंने बहुत नॉर्मल बनने की एक्टिंग करते हुए टाइप किया, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे तुम बोर हो गई हो। 1 साल से ज्यादा हो गया है, क्या तुम बोर नहीं होती? उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे फिर से बहुत बुरा लगा, पर अगर मैं इस रिश्ते को उसके साथ और खींचता तो ये हम दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ी मानसिक प्रताड़ना बन जाता। इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर टाइप किया, आई एम सॉरी, हमारा ब्रेकअप ही ठीक रहेगा, और लियू रुयान को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करते ही अंदर से मुझे एकदम खाली खाली सा महसूस होने लगा, क्योंकि ये एक ऐसा एक तरफा सफर था जिसमें लियू रुयान को कभी पता ही नहीं चलने वाला था कि उसका चक्कर उसके अपने ही स्टूडेंट के साथ चल रहा था। इसके बाद मैंने अपनी लाइफ को पहले की तरह नॉर्मल जीने की कोशिश तो की, पर अनजाने में ही मैं अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीजें लियू रुयान के साथ शेयर करने के लिए मचल जाता था। और फिर अचानक याद आता कि अरे, मैं तो उसे ब्लॉक कर चुका हूँ। लियू रुयान ने मेरी सेकेंडरी आईडी के जरिए भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर जब मैंने वहां से भी साफ साफ कह दिया कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, तो उसने मेरी सेकेंडरी आईडी पर भी मैसेज करना बंद कर दिया। शायद उसने अब इस सच को स्वीकार कर लिया था। फिर एक दिन प्रोफेसर सू ने मुझे दोबारा अपना कंप्यूटर ठीक करने के लिए बुलाया, और जब मैं वहां सेटिंग फिक्स कर रहा था तो अचानक न चाहते हुए भी मेरी नजर उनके फोन पर गई, जो वो किसी से बात कर रहे थे। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? मैं बस अभी वहां पहुंचता हूं। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ प्रोफेसर सू, कौन बीमार है? तो वो बोले, प्रोफेसर लियू, तुम भी तो उन्हें जानते ही हो, पता नहीं पिछले कुछ दिनों से उन्हें क्या हो गया है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या? प्रोफेसर लियू को क्या हुआ? वो बोले, कुछ दिनों से उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है और अभी अभी वो घर पर बेहोश होकर गिर गईं। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर आसमान ही टूट पड़ा हो। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है? क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? मैं इससे पहले कि उनसे कुछ और डिटेल में पूछता, प्रोफेसर सू अपना बैग टांगकर आनन फानन में वहां से निकल चुके थे। प्रोफेसर सू के खाली ऑफिस में बैठे बैठे मेरा दम घुट रहा था। मैंने लगभग 2 घंटे तक इंतजार किया और फिर खुद को रोक नहीं पाया और प्रोफेसर सू को फोन लगा दिया। काफी देर बाद उन्होंने बहुत ही थकी हुई आवाज में फोन उठाया तो मैंने कहा, प्रोफेसर, मैं लिनफेन बोल रहा हूँ। मैं बस ये पूछना चाहता था कि प्रोफेसर लियू अब कैसी हैं? मेरा एक रिश्तेदार उसी हॉस्पिटल में काम करता है, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। प्रोफेसर सू बोले, थैंक यू लिनफेन,
पर अब सब ठीक है। इस पगली का दिल टूट गया है, जिसकी वजह से इसका शुगर लेवल एकदम गिर गया था और ऊपर से इसे पहले ही पेट की बीमारी है, इसलिए इसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। मैंने तुरंत मौका देखकर कहा, प्रोफेसर, क्या मैं प्रोफेसर लियू की देखभाल के लिए वहाँ चला जाऊँ? मैंने पहले हॉस्पिटल में अपनी माँ की भी देखभाल की है, तो मुझे इसका काफी एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर सू बोले, अरे अगर तुम मदद करना चाहते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आज दोपहर में मेरा एक जरूरी लेक्चर है। लिनफैन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो मेरी सगी भांजी है और उम्र में तुमसे बस 4-5 साल ही बड़ी है, तो तुम वहाँ उसे एक प्रोफेसर की तरह ट्रीट मत करना। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि लियू रुयान असल में प्रोफेसर सू की भांजी हैं। तभी तो प्रोफेसर सू इतने ज्यादा परेशान थे। प्रोफेसर सू के दिए हुए एड्रेस के मुताबिक मैं बिना वक्त गवाए तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया और जैसे ही मैंने वार्ड के कमरे में कदम रखा तो देखा कि लियू रुयान बेड पर लेटी हुई थी और उनके हाथ में ड्रिप चढ़ रही थी। वो बहुत ही कमजोर और पीली दिख रही थी और उनकी आंखों में ताजे आंसू तैर रहे थे। मैं चुपचाप उनके पास गया और साइड टेबल पर रखी टोकरी से एक संतरा उठाने लगा और बोला, प्रोफेसर लियू, मेरे भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने कहा कि ब्रेकअप सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते थे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप में कोई कमी है और वो आपको इस हालत में बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। उसने कहा है कि आप अपना अच्छे से ख्याल रखें। लियू रुयान ने मेरे हाथ में मौजूद संतरे को इस तरह देखा जैसे उन्हें अचानक कुछ याद आ गया हो। फिर उन्होंने फ्रूट बास्केट से एक आलू बुखारा उठाया और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो तुम भी थोड़ा खा लो। मैंने अपना सिर हिलाते हुए मना किया, थैंक यू, पर मुझे आलू बुखारा बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बात सुनकर वो 1 सेकंड के लिए ठिठक गई। उन्होंने पूरा ध्यान लगाकर मेरी तरफ देखा और बोली, तुम बिल्कुल अपने भाई जैसे दिखते हो। तुम दोनों में से किसी को भी आलू बुखारा पसंद नहीं है और तुम दोनों ही संतरे के ऊपर के सफेद रेशे निकाल निकाल कर खाते हो। भाई, ये वो पर्सनल आदतें थीं जो मैंने चैटिंग के दौरान अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को बताई थी और उसे एक एक बात याद थी। ये सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे और मैंने बात पलटने के लिए कहा, अच्छा, सच में आपकी बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारी आवाज भी काफी हद तक वैसी ही लग रही है। ये सुनते ही मैंने तुरंत घबराकर अपनी आवाज को और भारी बनाने की कोशिश की, नहीं तो। पर लियू रुयान बेड पर इस तरह उठकर बैठ गईं, मानो उनमें अचानक कोई ताकत आ गई हो, और बोलीं, अपनी आवाज को भारी बनाने की कोशिश मत करो। लियू रुयान की गहरी आंखें मुझे इस तरह घूर रही थीं, मानो वो मेरे आर पार देख लेना चाहती हों। फिर अचानक बिना किसी बात के उन्होंने पूछ लिया, तुमने अपने भाई के पिल्ले की फोटो को अपनी प्रोफाइल पिक्चर क्यों बनाया है? मैंने कहा, क्योंकि मुझे वो बहुत क्यूट लगा, बस इसीलिए लगा लिया। इसके बाद मैं कुछ देर तक कांपते दिल से लियू रुयान के पास बैठा रहा। वो बार बार मुझसे अजीब अजीब से सवाल पूछ रही थीं, जिससे मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था। उस रात जब मैं कॉलेज वापस लौटा तो मेरे पास प्रोफेसर सू का फोन आया। लिनफैन, मानना पड़ेगा यार, तुम्हें वाकई अच्छा एक्सपीरियंस है। वो पगली, उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था, पर अब जाकर आखिरकार उसे भूख लगी है। वो कह रही थी कि उसे सिर्फ तभी अच्छा लगता है जब तुम उसके साथ बैठकर खाते हो, वरना उसका कुछ खाने का मन नहीं करता। क्या तुम आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा समय निकालकर उससे मिलने जा सकते हो? मैं प्रोफेसर सू की किसी बात को मना करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता था, और खासकर तब जब ये पूरा मामला मेरी ही वजह से शुरू हुआ था। पर मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि लियू रुयान ने प्रोफेसर सू से ऐसा क्यों कहा? क्या उसने सच में कुछ पकड़ लिया है? मैं जितना सोच रहा था, मेरी धड़कनें उतनी ही बढ़ रही थीं। जब मैं दोबारा लियू रुयान के लिए खाना लेकर पहुंचा तो मुझे देखते ही उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तुरंत थोड़ा पीछे हटते हुए उससे दूरी बनाई और कहा, अरे कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई है, मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। उसने पूछा, तुम रोज आओगे ना? मैंने कहा कि प्रोफेसर सू ने 3 दिन के लिए कहा है। यह सुनकर लियू रुयान ने अपना सिर उठाया और बिना कुछ बोले बस मुझे देखती रही। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, मेरा खाना खाने का कोई मूड नहीं है। उसकी ये हालत देखकर मेरा दिल तुरंत पिघल गया और मैंने कहा, ठीक है, 1 हफ्ता ही सही, मैं 1 हफ्ते तक आऊंगा। तब जाकर उसके चेहरे पर एक प्यारी और दुर्लभ सी मुस्कान आई। मैं वहीं बगल में बैठकर ध्यान रखने लगा कि वो अच्छे से खाना खाए। खाते खाते उसकी नजरें बार बार बगल वाले बेड पर जा रही थीं, जहां एक कपल बड़े प्यार से